हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो नया साल 2024 में आपका स्वागत है। और सेट नंबर 2 तक हमने पिछले क्लास में ही कर लिया था। आज करेंगे सेट नंबर 3, है ना। एसएससी जीडी का चलेगा। जितने भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा सुनिएगा। शायद आप लोग, कोई लोग आधा देखते हैं, कोई देखते ही नहीं हैं। जिनको भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देना है, आप लोग से आग्रह है कि आप लोग वीडियो पूरा देखिए। अगर कहीं डाउट होता है तो कमेंट में डालिए। कमेंट के को पढ़ना और कमेंट में जो आपका समस्या है उसको सोल्व करना हमारी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपना प्रश्न और डाउट डालेंगे, उसको कैसे डील करेंगे वो हमारी जिम्मेदारी है। तो आप अपना जिम्मेदारी निभाइए। आप कमेंट में अपना प्रॉब्लम लिखिए। अगर हम सोल्व ना करें तो कहिए, है ना। और आप लोग अपना अपना नाम बता दीजिएगा, कहाँ कहाँ से पढ़ने वाले हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि हम जो मेहनत करते हैं ताकि पता चले कि जो मेहनत है वो सार्थक हो रहा है। और हमको कभी कभी लगता है, ऐसे भी कहावत है कि जो चीज़ें मुफ्त में मिलती है उसका हम इज्जत नहीं करते हैं। शायद इसलिए हमारा जो यूट्यूब पे मुफ्त चैनल है इस पर लोग जुड़ते नहीं हैं। जुड़ते हैं तो देखते नहीं हैं, देखते हैं तो लाइक कमेंट नहीं करते हैं, है ना। यही चीज़ अगर हम किसी कोचिंग में या किसी के यहाँ जाकर पढ़ाते हैं ना, तो इसी के लिए एक अच्छा पैसा मिल जाता है। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या है, आप लोग के पास सुनहरा मौका है। जो भी एसएससी जीडी में जाना चाहते हैं, जिनका एज बच रखा है, वो जाइए, बिल्कुल तैयारी करिए और अपना नौकरी लीजिए। नहीं तो साल 2 साल में जब एज ख़त्म हो जाएगी ना, आप पछताते रह जाओगे। चलिए, ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 41 दे रखे हैं, यहीं से शुरू करते हैं। हम एक बार में 2 प्रश्न करेंगे, 41, 42, 41 और 42। प्रश्न संख्या 41 देखिए, दिख रहा होगा। बहुत ही आसान है ना। कहता है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए, 10 वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी यानी क्रय मूल्य, वो बराबर है किसके? 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो सी पी एस पी को इधर लाएंगे तो बटे एस पी। सी पी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एस पी यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। 7 इधर रह जाएगा, 10 इधर जाएगा। सी पी के सामने 7 है, एस पी के सामने 10 है, मतलब 7 में खरीदा और 10 में बेचा। तो 7 में खरीद के जब हम 10 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 3 का प्रॉफिट होगा, है ना। हमें चाहिए कब? प्रॉफिट परसेंट। 3 का प्रॉफिट कितना पे? 7 पे। प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य कितना है? 7। तो 100 पे कितना, है ना। इसको आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जी? इसको हम लिखेंगे 3 गुने 1/7 गुने 100। 3 का 3, 1/7 का याद करवाए थे हम? नहीं करवाए थे? करवाए थे। 14.2/7% गुना करेंगे। 14 तिया 42 और 2 तिया 6, 42.6/7% हमारा प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू आ गया। यही हमारा उत्तर है। किसी को कोई दिक्कत है? अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आप कमेंट में हमें बताते हैं और हम उसका रिप्लाई नहीं देते किसी वीडियो के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, तो हमें कहिएगा। आपको समझाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, बट आप प्रश्न करेंगे तब तो हमें पता चलेगा आपको दिक्कत कहाँ है। प्रश्न संख्या 42 कहता है 2 साइकिल में से प्रत्येक को 3990 रुपये में बेची गई, जिससे एक पर 5% का लाभ तथा दूसरी पर 5% का हानि होता है। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है? प्रश्न आप देख रहे होंगे, दिख रहा है ना। देखिए, एकदम बहुत ही शॉर्ट तरीके में समझाएंगे, है ना। कोई ज़्यादा लंबा लिफाफा नहीं करना है। जब 2 वस्तु हो, ध्यान रखें कंडीशन क्या होना चाहिए। जब 2 वस्तु हो, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, है ना। 2 वस्तु हो और दोनों का विक्रय मूल्य सामान्य हो। जैसे इस प्रश्न में कहता है प्रत्येक को 3990 में बेचा गया, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान है। कोई दिक्कत? एक को X% के प्रॉफिट पे बेचा गया हो और दूसरे को X% के लॉस पे बेचा गया हो। प्लस यानी प्रॉफिट, माइनस यानी लॉस, ठीक है।
एक को x% के लाभ पे बेचा गया है, दूसरे को x% हानि पर बेचा गया है। दो कंडीशन, पहला दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, दूसरा एक को x% के लाभ पे, दूसरे को x% की हानि पे। जब ऐसा कंडीशन हो तो इस सिचुएशन में हमेशा हानि होता है। क्या होता है? हानि। लाभ की कल्पना मत करिए, हमेशा क्या होगा? हानि। और हानि परसेंट जो होता है ना, वो होता है x² बटे 100% के बराबर, x² बटे 100% के बराबर। जैसे हमारे कंडीशन में 5% का प्रॉफिट हो रहा है और 5% का लॉस, तो इस कंडीशन में तो हानि ही होगा। अभी हम बताए हैं, इसको याद कर लीजिएगा, हानि ही होगा। कितने परसेंट का हानि होगा? तो 5 का स्क्वायर करेंगे और बटे 100% रहने देते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बटे 100, तो 0.25% की हानि होगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 43 कहता है ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल जाता है, उसके 4 घंटे बाद बी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसके पीछे चलता है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर बी ए को पकड़ लेगा। देखिए डायग्राम से समझते हैं। यहाँ से ए चलना शुरू किया, इधर की ओर चलना शुरू किया, कहाँ तक जा रही है कोई पता नहीं। यहाँ से ए चलना शुरू किया, इसका चाल था 4 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। मान लीजिए ए यहाँ से चला मॉर्निंग के 8 बजे, हम टाइम लिख दे रहे हैं। इसके 4 घंटे बाद, कितना बजेगा? 12 बजे। बी चलना शुरू किया इधर ही, 4 घंटे बाद यानी 12 बजे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना। देखिए ध्यान रखिएगा, ए सवेरे चल चुका था, इसके 4 घंटे बाद बी चलना शुरू किया। गौर करिएगा, अगर ए की चाल 4 है, अगर बी की चाल भी 4 होती या 4 से कम होता तो क्या कभी ए को पकड़ पाता? कभी नहीं पकड़ पाता। लेकिन चूंकि बी की चाल ए से ज़्यादा है, इसलिए कभी ना कभी पकड़ लेगा। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि कितनी दूरी पे जाके पकड़ेगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि यहाँ से ए चला 4 घंटे बाद बी चला, तो सबसे पहले ये सोचिए कि 4 घंटा तक तो अकेला सिर्फ ए ही चलता रहा। शुरू में जब 8 बजे यहाँ से चलना शुरू किया है, तो शुरू के 4 घंटे कौन चला? केवल ए। तो 4 घंटे में ए कहाँ पहुँच जाएगा? तो 1 घंटा में 4 चलता है, तो 4 घंटे में 16 किलोमीटर। यानी यहाँ से ए चलना शुरू किया, तो मान लेते हैं यहाँ पहुँच गया ए कब? 4 घंटा बाद, यानी 4 घंटा बाद यानी 12 बजे। कितना किलोमीटर? 16 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब ए यहाँ पर 12 बजे है, उसी समय बी यहाँ से चलना शुरू किया, है ना जी। बी यहाँ से चलना शुरू किया, तो अगर बी चाहता है कि ए को पकड़ लें तो कितना दूरी को कवर करना पड़ेगा? इस 16 किलोमीटर की दूरी को। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस 16 किलोमीटर की जो दूरी है इसको कवर करना पड़ेगा, है ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जाके रुक गया है, रुका नहीं है। ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, दोनों चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दूरी हो गया 16 किलोमीटर। इस 16 किलोमीटर को कवर करने के लिए समय क्या लगेगा? तो सबसे पहले समय बराबर जानते हैं दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है? 16 बटे चाल। चाल क्या है? तो यहाँ देखिए दो चाल है, एक ए का चाल है, एक बी का चाल है ना। तो यहाँ पर अपेक्षिक चाल लगेगा। देखिए अपेक्षिक चाल में क्या करते हैं? बड़े वाले चाल से छोटे वाले चाल को घटाते हैं। क्यों घटाते हैं? सोचिए, 4 के स्पीड से चल रहा है और इस 10 के स्पीड से चल रहा है ना। तो कितना तेज चल रहा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तो पकड़ेगा, दूसरा तो कोई स्पीड है ही नहीं। क्योंकि ये चल रहा है तो ये भी तो चल रहा है, तो 4 किलोमीटर तो मैनेज हो गया। चाल जो 4 किलोमीटर पर घंटा है वो तो मैनेज हो गया। बच्चा कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही चाल होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 10 में से 4 घटा करके लिखेंगे। 10 में से 4 जाएगा 6। काट सकते हैं तो काट दीजिए।
तो हो जाएगा 8/3 घंटा, है ना जी। अब देखिए 8/3 घंटा कहाँ से लेगा? 12 बजे के बाद से, ठीक है। हमें ए बताइए, हमें क्या चाहिए? दूरी कि कितनी दूरी के बाद वो पकड़ेगा, है ना। अच्छा 8/3 घंटा कौन चला? बी। इतना देर तक कौन चला? बी। ए तो 4 घंटा ज़्यादा ना चला जी, हैं। तो अगर हमको ये निकालना रहे कि ए कुल कितना देर तक चला और पकड़ा गया, तो इसमें 4 घंटा जोड़ेंगे। लेकिन तत्काल ये जो 8/3 घंटा है वो किसके द्वारा लिया गया है? बी के द्वारा। हमें पूछा गया कितना दूरी, तो दूरी डिस्टेंस निकालना, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल किसका ले लें? तो चाल लेते हैं बी का। बी का चाल कितना? 10। अब बी का समय कितना? 8/3। ध्यान रखिएगा, चाल अगर बी का लेते हैं तो समय भी बी का लिया करिए। इस समय किसका था? बी का। अगर हम चाल ए का लेंगे तो समय भी ए का लेंगे। तो अगर चाल हम ले लेते हैं समय का 4 किलोमीटर, तो समय हम क्या लेंगे? इसमें से 4 घंटा ज़्यादा लेंगे, यानी उसको जोड़ करके लेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधी हमने चाल ले लिया बी का, समय भी ले लिया बी का। तो 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो 26.7 किलोमीटर पर घंटा है। आप इसे देख लीजिएगा, भागा दे करके यही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 44। 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 2 रेलगाड़ी है ना जी। एक का चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का चाल है 58 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति तीव्र गति से चलने वाली गाड़ी में बैठा आदमी को 18 सेकंड में पार करता है। जो धीमे चल रही है ट्रेन, उसमें से एक आदमी बैठा हुआ है कहीं पे, वो तेज चल रहा ट्रेन, उसमें से एक आदमी को पार करने में 18 सेकंड समय लेता है। तो कहता है रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए बाबू साहब, ये तो ऐसे कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे नहीं, चूँकि एक कंप्लेन आया था कि बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है और आप लोग टाइम देना नहीं चाहते हैं। आप लोग का टाइम वाकई बहुत मूल्यवान होगा, है ना। इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तरह तरह की मूवी देखते हैं, है ना। तो हम शॉर्ट में निकालते हैं, बाकी किसी को दिक्कत है तो फिर बोल रहे हैं, आप कमेंट करिएगा। आपके लिए स्पेशल वीडियो ना बनाए तो आप हमें कहिएगा। तो जो हमें निकालना क्या है? दूरी। दूरी क्यों? क्योंकि जब एक आदमी दूसरे आदमी को पार करेगा तो एक ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी चलना होगा। इस बात को बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं और हम इसमें बताएंगे भी नहीं। अगर आप इस चीज़ को जानना है कि एक आदमी एक ट्रेन में बैठा हुआ है, दूसरा आदमी दूसरा ट्रेन में बैठा हुआ है, उसको पार करेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, तो हम बता रहे हैं उस ट्रेन की लंबाई के बराबर। कौन सी ट्रेन? जो ट्रेन तेज चल रही है उसके लंबाई के बराबर चलेगी। कैसे? अगर आप देखते हैं वीडियो, इसका उत्तर जानना है तो पूछिएगा, आपके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, अन्यथा जाने दीजिए। तो दूरी निकालेंगे, ये दूरी से क्या निकल जाएगा? तेज चल रही रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगा। तेज रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगा। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। अब यहाँ देखिए चाल क्या लगेगा, तो अपेक्षिक चाल। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही है। अपेक्षिक चाल के लिए क्या करेंगे? बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा। और गुने समय, कितना सेकंड में पार करता है? 18 सेकंड में। अब यहाँ से आप लोग गुना मत करिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रति घंटा में है, इस सेकंड में है ना जी। तो क्या करेंगे? इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 28 गुने 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो गया, और ये 18 पहले से है, काट देंगे। 28 × 50 400, 140 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो गई, ठीक है। कहता है 32 लीटर अल्कोहल के विलयन में 12% जल है। दो चीज़ें हैं भाई साहब, ध्यान रखिएगा। जल यानी वाटर और अल्कोहल।
जो भी स्पेलिंग हो आप लिख लीजिएगा, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल है। 12% जल है। जब 12% जल है तो जल की मात्रा कितनी है? देखिए कुल है 32 लीटर, 32 लीटर है, तो 32 लीटर का 12% हमारा हो गया जल, तो 12% निकाल देंगे, है ना जी। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 4 8 3 बटे 100, तो 3.84 लीटर। तो जल कितना है? 3.84 लीटर, लीटर में है भाई साहब, ठीक है। अब 32 लीटर में इतना जल है, तो अल्कोहल कितना है? तो 32 से क्या करेंगे, घटाएंगे इसको, तो 32 से घटाते हैं तो 16, 11 में से 8 गया 3, है ना। अल्कोहल हो गया 28.16। कोई दिक्कत? अब कहता है 26 लीटर एल्कोहल उड़ जाता है, उड़ जाता है, क्या उड़ता है? एल्कोहल। कितना लीटर? 26 लीटर। तो 26 लीटर एल्कोहल उड़ गया, तो एल्कोहल घटा देंगे, तो एल्कोहल कितना बचेगा? 2.16 लीटर, यानी 2.16 लीटर, है ना, 16 नहीं बोलेंगे, 2.16 लीटर। कहता है शेष विलयन में जल की प्रतिशत मात्रा क्या है? जो शेष विलयन है ना, इसमें जल की प्रतिशत मात्रा, तो जल की प्रतिशत मात्रा कैसे निकालेंगे? तो पहले लिखेंगे ऊपर जल की मात्रा बटा विलयन यानी मिश्रण की मात्रा और गुने 100 करेंगे। जल की मात्रा कितना है? 3.84 बटे विलयन की मात्रा, तो विलयन यानी कुल मिश्रण कितना होगा? तो 3.84 वाटर है और 2.16 पानी है, तो कुल कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 और 1 6 लीटर क्या हो गया? मिश्रण हो गया, और गुने 100 करेंगे तो हो जाएगा 384 बटे 6, 6 छक 36, 2 और 4 24, 6 चौक 24, यानी 64% पानी की मात्रा हो गई। अगला प्रश्न देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। कहता है नवीन 8 महीने का औसत मासिक खर्च 210 रुपया है और अगले 4 महीने का जो औसत खर्च है 250 रुपया। देखिए 8 महीने का औसत खर्च है, यानी 8 महीने का औसत खर्च, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? औसत है 210, तो 8 महीने का 210 गुने 8, 1680 रुपया। अगले 4 महीने का जो है 250 रुपया, तो कुल कितना हो जाएगा? 4 गुना 250 यानी 1000 रुपया। कुल कितना खर्च हो गया? 1680 रुपया, ये हो गया खर्च, ठीक है। अब कहता है उसका बचत साल का 1500 रुपया है। ये 1 साल का खपत हो गया भाई साहब, ये 8 महीना 4 महीना 1 साल हो गया। 1 साल में इसने 1680 रुपया खर्च किया, और इसने बचाया भी 1 साल में, कितना बचाया? 1500 रुपया। तो खर्च प्लस बचत करेंगे तो क्या बन के मिलेगा हमको? आय मिलेगा, है ना जी। आय कितना हो जाएगा? 0 8 6 5 11, सही है। अरे भाई साहब गलती तो यही है, जोड़ में है, तब ना सोचें इतना कम कैसे, हैं। ये हमारा आय हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हमारा वार्षिक खर्च है, ये हमारा वार्षिक बचत है, तो हमारा भी क्या हो जाएगा? आय भी हो जाएगा वार्षिक। खर्च वार्षिक कैसे? ये 8 महीने का खर्च, 4 महीने का, ये कुल 12 महीने का। ये वार्षिक बचत है 1500, तो कुल आय वार्षिक आय कितना हो जाएगा? 4180, यानी 1 साल का इनकम इतना है। हमसे पूछता है मासिक औसत आय, मतलब मंथली इनकम, तो मंथली इनकम ये तो पूरे साल का हो गया, साल में 12 महीने का इनकम हो गया, तो हमें 1 महीने का चाहिए, तो 12 से क्या देंगे? भागा। जब 12 से भागा देंगे तो हो जाएगा मासिक औसत आय, मासिक औसत आय, बाकी समझ लीजिएगा। आप इसको भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 348.33 रुपया, है ना। दिक्कत है तो हम आपको चैलेंज करते हैं, अगर आपको परेशानी हो रहा है प्रश्न में, आप इस क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं पढ़ते पढ़ते, मतलब वीडियो देखते देखते, और फिर भी आपको इस परेशानी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, हम आपको चैलेंज करते हैं, आप हमें कमेंट में लिख के बताइएगा कि हमें दिक्कत हो रही है, हम आपके लिए पर्सनल वीडियो बनाएंगे इस प्रश्न पे, ठीक है। चलिए अब ये देखिए इतना बड़ा प्रश्न,
पूरा बाहर बोर्ड का प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या 47 है ना, लोग देख के डर जाते हैं। प्रश्न पढ़िए, आप लोग बोर्ड पे पढ़िए, हम मोबाइल में पढ़ लेते हैं। खाद्य पदार्थ का मूल्य 10% बढ़ जाता है तथा अन्य उपभोग की वस्तुओं का मूल्य भी 15% बढ़ जाता है। यदि किसी कर्मचारी का खाद्य पदार्थ और अन्य उपभोग की वस्तुओं पर खर्च का अनुपात 2:5 हो और उसका वर्तमान वेतन 3500 रुपया हो, तो उसके वेतन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह पहले स्तर पर ही उपभोग कर सके, है ना। विद्यार्थी प्रश्न देखेगा छोड़ के भाग जाएगा, बिल्कुल भाग जाएगा, है ना। हम भी विद्यार्थी रह चुके हैं और अभी भी हैं। सबसे पहले देखिए उसका इनकम कितना है, 3500 रुपया। बेहद आसान तरीके में सीखेंगे। 3500 रुपया उसका इनकम है भाई साहब। ये दो चीज़ पे खर्च करता है, एक खाद्य पदार्थ यानी खाने पीने वाली चीज़ों पे, और उसके अलावे जिस पे भी खर्च करेगा वो आ जाएगा अन्य पदार्थ, है ना। इस पे खर्च करता है 2:5। 2:5। तो हमें एग्जैक्ट बताइए कि कुल 3500 में 2 अनुपात में खर्च कर रहा है, तो खाद्य पदार्थ में कितना खर्च करेगा, अन्य पदार्थ में कितना खर्च करेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे थोड़ा सा सीख लीजिए। क्वेश्चन हटा रहे हैं यहाँ से। चलिए हम सबसे पहले देखिए, अगर खाद्य पदार्थ पे 2 खर्च कर रहा है और अन्य पे 5, तो कुल कितना खर्च किया, 7। अगर इसको 2x मान ले, इसको 5x मान ले, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, 7x। और कुल खर्च ही नहीं, पूरा आमदनी का पूरा खर्च कर रहा है, यानी जितना उसका खर्चा है उतना उसका आमदनी है। तो ये हमारा उसका कुल आमदनी हो गया, या कुल खर्च बोलिए, कुल आमदनी बोलिए, जितना कमाया उतना तो खर्च ही कर दिया, तो कुल खर्च बराबर कुल आमदनी। और कुल आमदनी 7x है, आमदनी है कितना, 3500। तो x बराबर 7×5 = 500। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 500 × 2 यानी हो जाएगा 1000 रुपया इस पर खर्चा करता है। तो 2500 रुपया इस पर खर्चा करता है। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे कहता है इस खाद्य पदार्थ का मूल्य 10% बढ़ जाए, इसका मूल्य बढ़ जाए कितना, 10%। तो 10% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 100 रुपया बढ़ जाएगा। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 1100 रुपया, है ना। इसका मूल्य बढ़ जाए 15%, 15% निकालेंगे तो 10% हो जाएगा 250 और 5% हो जाएगा 125। 250 125 375 रुपया बढ़ रहा है, तो हो जाता है 25 3 2875 रुपया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल खर्च कितना होता है, इसको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ करके लाएंगे हम लोग, कुल खर्च हो जाएगा, दिख रहा है जी, चलिए दिख रहा है, इसको मिटा देते हैं यहाँ तक, इसको जोड़ के हम लिख देते हैं, ये दोनों को जोड़ करके हम लिख रहे हैं इधर। तो 28 और 10 29 और 1 3975 रुपया, है ना। अब कितना खर्च कर रहा है, 3975 रुपया। प्रश्न कहता है उसके वेतन में कितना वृद्धि होना चाहिए ताकि वह पहले स्तर पर ही उपभोग कर सके। देखिए भाई साहब, आप जब 3500 कमा रहे थे तो 1000 इस पे खर्चा कर रहे थे, 2500 इस पे, पूरा पैसा खत्म। लेकिन चूंकि अब रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया, तो रेट बढ़ गया तो इस पे आप 1100 खर्चा कर रहे हैं, इस पे आप 2875 खर्चा कर रहे हैं, तो कुल खर्चा कितना हो गया, 3975। अब 3500 के इनकम में 3900 रुपये तो खर्चा करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या आपको इनकम बढ़ाना होगा, तो वही कहता है कि इनकम को कितना बढ़ा दें, तो इसमें से ये घटा दीजिए तो हो जाएगा 475 रुपया। इनकम में क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। क्यों, ताकि वो पहले जितना खा रहा था उतना ही खाए, है ना जी। सोचिए अगर आज भी वो 3500 रुपये कमाए, अब महंगाई बढ़ गया है, वस्तु का रेट बढ़ गया है, तो जितना पहले खा रहा था उतना खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। अगर उतना ही खाना है तो क्या करना होगा, आपको पैसा ज़्यादा खर्चा करना होंगे। लेकिन प्रश्न कहता है नहीं, पैसा तो सॉरी खाएंगे तो उतना ही, पैसा बढ़े तो बढ़े, तो उतना ही खाइएगा भाई साहब। तो 475 रुपये बढ़ के दीजिए, कोई दिक्कत है। आप इन दोनों को जोड़ के भी निकाल सकते हैं, 100 + 375 475, चूँकि यही तो बढ़ रहा है। मर्जी आपकी, हमने आपको समझाने के लिए दोनों विधि का उपयोग किया, बाकी आप देख लीजिएगा। देखिए
शंकु का आधार की त्रिज्या ऊंचाई दे रखा है, बेलन की आधार की त्रिज्या ऊंचाई दे रखा है, दोनों के आयतन का अनुपात पूछा है। विशेष आप प्रश्न पढ़ लीजिए। हाँ, एक चीज़ और, प्रश्न को आप पूरे सेट को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे पीडीएफ दिया हुआ है, लिंक के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, आपको किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो शंकु और बेलन का आयतन का अनुपात, शंकु का आयतन अनुपात बेलन का आयतन पूछ रहा है। तो शंकु का आयतन का फार्मूला लिख चुके हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई काट देंगे, आर से आर और एच से एच मत काटिएगा। क्यों? क्योंकि इसका त्रिज्या हाइट अलग है, इसका त्रिज्या ऊंचाई अलग है, इसलिए नहीं काटेंगे। पाई का तो मान समान होता है दोनों कंडीशन में, इसलिए हमने काट दिया। 1/3, यहाँ त्रिज्या जो है वो है 3, तो 3 का स्क्वायर, ऊंचाई है 5, तो गुने 5 बराबर, यहाँ पर है त्रिज्या 2, तो 2 का स्क्वायर और गुने 4। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, ये 3 से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 5 बराबर 2 दूनी 4 गुने 4, तो हो जाएगा 15। अरे बराबर कब दे दिए जी, अनुपात ना होगा, हम तो बराबर दे दिए थे। और 4 चौके 16, उत्तर क्या हो जाएगा, 15:16। प्रश्न संख्या 49, एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसी कार्य को 2 दिन में करने के लिए 2 पुरुष के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? देखिए, प्रश्न आसान है, हम आपको एक बहुत आसान तरीके से बताने जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको दोबारा समझ में आ गया, फिर दोबारा जब बनाने बैठते हैं नहीं बनता है, तो आप दोबारा वीडियो देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, है ना, इसको रिपीट करें। एक बार ऐसा होगा जब आप खुद बना लेंगे, जब आप खुद बना लेंगे तो 5 बार खुद से बनाएं, कंफर्म है अगला क्वेश्चन आपसे बनेगा। कहता है एक महिला 8 दिन में और एक पुरुष 8 दिन में और एक महिला 12 दिन में करती है। तो एक महिला कंप्लीट करती है 8 दिनों में, महिला नहीं, एम फॉर मेल, पुरुष, और एक महिला वुमेन 12 दिन में करती है। तो हम मान लेते हैं टोटल काम था कितना, मान लेते हैं एलसीएम लेके मानेंगे, एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 24। तो 24 काम को आदमी करता है 8 दिन में, तो एक दिन में क्या काम करेगा, 3 काम। 24 काम को महिला करती है 12 दिन में, तो एक दिन में 2 काम। देखो, ये हो गया टोटल काम, टोटल वर्क, ये हो गया दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज, डी फॉर डेज। ये हमारा जो बीच वाला आता है क्षमता, यानी पर डे कितना काम करने की क्षमता है। तो पुरुष पर डे 3 काम करता है और महिला पर डे 2 काम करती है। कहता है इसको 2 दिन में निपटा देना है। कितना दिन में? 2 दिन में। और 2 पुरुष लगाया है ना, तो कितना महिला चाहिए? तो ये बताइए, 2 पुरुष को लगाए हैं तो एक पुरुष क्या काम करता है, 3 काम। तो एक पुरुष 3 काम करता है, एक पुरुष 3 काम किया। हमने लगाया कितना पुरुष? 2 पुरुष। क्यों लगाया 2 पुरुष? क्योंकि प्रश्न में दे रखा है। तो एक पुरुष 3 काम करता है, तो 2 पुरुष का ही काम करेगा, 6 काम। और 2 दिन में निपटाना है, तो 2 दिन कराएंगे ना जी, हाँ, तो 2 दिन कराएंगे तो कितना काम हो जाएगा, 12 काम तो हो गया। तो 24 काम में से दिख रहा है, हाँ, 12 काम तो पुरुषों ने निपटा दिया, शेष कितना बच गया? तो शेष बच गया 12 काम, ये हमारा शेष बच गया। ये 12 काम कौन करेगी? महिला। कितना दिन में? 2 दिन में। तो पहले हमको ये बताइए कि 2 दिन में 12 काम करने हैं, तो एक दिन में क्या काम करना है? तो 2 भागा देंगे, यानी 6 काम करना है पर डे। अरे 12 काम तो 2 दिन में ना करेगी जी महिलाएं, तो 12 काम करेंगी 2 दिन में, तो एक दिन में 6 काम करना है। ध्यान दीजिएगा, इस 6 काम को करना है और एक महिला 2 काम करती है, तो कई महिला लगाएंगे? 3 महिला। तब ना 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो कहती है कितनी महिलाओं की आवश्यकता है? तो 3 महिला की आवश्यकता है। दिक्कत है कहीं? तो वीडियो को दोबारा देखिए।
प्रश्न संख्या 50 कहता है एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबर है। पेन, पेंसिल और रबर है। इसमें जो संख्या का अनुपात है ना, मतलब संख्या क्वांटिटी का जो अनुपात है वो 3 है, 2 है, 1 है। मतलब अगर 3 कलम है तो 2 पेंसिल है और 1 रबर है। चूँकि रेशियो में है तो इसमें लिख देते हैं पेन 3x, पेंसिल 2x, रबर 1x। कहता है मूल्य का अनुपात, जो मूल्य है ना, पेन का मूल्य 3 रुपया है, पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है और रबर का मूल्य भी 2 रुपया है। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बातों को, हमारी एक कीमत है। एक पेन का कीमत 3 रुपया है तो 3 पेन का कीमत कितना हो जाएगा? 9 रुपया। एक से तो 1 लगाएंगे। इसी तरीके से एक पेंसिल का 2 रुपया तो 2 पेंसिल का 4 रुपया, 4x, इसका 2x, तो कुल कितना रुपया खर्च करना होगा? तो 9 4 13, 9 4 13 और 2 15, 15x। और खर्चा करना कितना पड़ रहा है? 720 रुपया। यानी कुल खर्च 15x आया और कुल खर्च हो कितना रहा है? 720 रुपया। तो 15x बराबर 720, x का वैल्यू निकालेंगे, 15 चौके 60, 15 8 20 से x बराबर हो गया 48। कहता है बॉक्स में पेन की संख्या, तो पेन की संख्या कितनी है? 3x, तो 3 और x का मान 48, गुना करेंगे तो 144 पेन। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी। प्रश्न संख्या 51 एक साझेदारी का प्रश्न है, इसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप बना कर देखिए, नहीं बनेगा बताइएगा। हम इसलिए भी छोड़ रहे हैं ताकि हमको लग रहा है कि हमारा वीडियो कोई देखता नहीं है, हम फालतू का मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि कोई सीरियस कैंडिडेट है कि नहीं। अगर कोई सीरियस कैंडिडेट होगा तो वो ज़रूर कमेंट करके बोलेगा सर 51 नंबर करवा दीजिए, है ना। अगर कोई बोलेगा तो करवाएंगे, वरना जाने दीजिए। प्रश्न संख्या 52 कहता है वस्तु का क्रय मूल्य 450 है और विक्रय मूल्य 360 है। देखिए 450 में खरीदा और इसको 360 में खरीदा था। 360 में खरीदा और बेचा कितना में? 450 में। तो 360 में खरीदेंगे, 450 में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कितना का? तो इससे ही घटाएंगे तो 90 का प्रॉफिट। हमसे पूछा क्या गया? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 360 और गुने 100। 90 4 बार में कटेगा और ये कटेगा 25 बार में। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट है? 25% का। इसमें कुछ था नहीं। प्रश्न संख्या हम 53 करेंगे, ये थोड़ा सा इसमें कुछ जान है। प्रश्न संख्या 53 कहता है एक वृत्ताकार उद्यान, एक उद्यान है जिसका शेप जो है वृत्ताकार है, उसका जो क्षेत्रफल है त्रिभुजाकार एक मैदान है, उसके 11/15 भाग के बराबर है और त्रिभुज का भुजा दे रखा है 80 84 और 16। 80 84 और 16। देखिए कहता है जो वृत्ताकार मैदान है ना, उसका क्षेत्रफल है 11/15 ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा और त्रिभुज का भुजा दे रखा है। इसको हम जब काट के देख रहे थे तो ये कटता है 20 चौके 80, 21 चौके 84, 29 चौके 16 से 116। ये आपस में बनाता है ट्रिपलेट। क्या बनाता है जी? ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट क्या होता है ना, पूछिएगा बताएंगे, अन्यथा रहने देंगे। जब ट्रिपलेट बनाएगा तो ट्रिपलेट कौन सा त्रिभुज बनाता है? तो ट्रिपलेट बनाता है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अगर आधार इसको मान लेंगे तो ये ऊंचाई होगा, ये तो हमेशा कर्ण होगा बड़ा वाला, है ना जी। लेकिन चूंकि हमारा देखिए रियल में आधार ऊंचाई कौन सा होगा? ये थोड़ी ना होगा। तो हम काट के ट्रिपलेट चेक कर रहे थे। ट्रिपलेट क्यों चेक कर रहे थे? ताकि इससे पता लग जाए त्रिभुज कौन सा है। अगर बाय द वे पता नहीं चलता कि ट्रिपलेट में, मतलब अगर पता नहीं चलता समकोण त्रिभुज है तो हम दूसरे तरीके से निकालते फिर क्षेत्रफल, है ना। तरीका बहुत सा है, एक हीरो का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो चूंकि ट्रिपलेट बना रहा है इसलिए समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है जी? समकोण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज है
तो हमारा एक हो जाएगा आधार, एक हो जाएगा ऊंचाई। तो आधार 80 तो ऊंचाई 84। इसको हम काटेंगे 20 बार में, सॉरी 40 बार में कटेगा जी। गुना करेंगे 0 4 चौके 16, 4 8 32 1 33। ये किसका क्षेत्रफल हो गया? ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए ये ओ नहीं है, वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 11/15 ऑफ 3360, यही ना बताया गया है। 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 चौके 60। इसको हम जब गुना करेंगे 2 2 4 4 2 2 तो हो जाएगा 4 6 4 2। ठीक है, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। पूछता क्या है भाई साहब? वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? परिमाप यानी परिधि। तो वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr, है ना। यानी हमें रेडियस का पता होना जरूरी है। जब तक रेडियस का पता नहीं होगा हम ये नहीं निकाल पाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। क्या होता है जी? πr²। पाई यानी 22/7 r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 4 6 4। ये 22 से काटेंगे, 22 से कम 22, 22 से कम 22, 22 दूना 44, 112 हो जाएगा। r² बराबर दिख रहा है जी 112 गुने 7। इसको तोड़ेंगे तो 7, ये हमारा 7 यहाँ हो गया। इसको तोड़ेंगे तो 7 गुने 14, 14 8 परिवर्तन से 7 दूनी 14 हो जाएगा गुने 2 गुने 2 गुने 2। देख लीजिएगा, ये 7 हम यहाँ लिख दिए। इसको हम तोड़ेंगे, 7 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 56 दूनी 112। देखिए r², तो r का वैल्यू इसको हटाएंगे तो अंडर रूट लगाएंगे, पेयर लगाएंगे तो हमारा निकलेगा एक 7 और एक 2 और एक 2। दिख रहा है जी? दिख रहा है। 7 दूनी 14 दूनी 28, तो परिधि बराबर 2 गुने 22/7 और परिधि कितना हो गया? 28। 7 से काटेंगे, 7 चौके 28, 4 दूना 8 और गुने 22, है ना जी। 22 गुने 8 करेंगे तो 176 मीटर सेंटीमीटर जो हमारा उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 54 55 एक बार करेंगे, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहता किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% के 25% का मान इतना है। देखिए कोई संख्या मान लेते हैं x, इसका 80%, तो 80% बराबर क्या होता है? तो 80% बराबर 80/100, तो हो जाएगा 20 चौके 80, 20 पचे 100। इस तरीके से 75% निकालेंगे तो 75/100 हो जाएगा। तो 25 दिया 75, 25 चौके 100। इस तरीके से 66.67% निकालेंगे तो हो जाएगा 2/3 और 25% का वैल्यू हो जाएगा 1/4। तो संख्या का 80%, तो 80% की जगह लिखेंगे 4/5। फिर का तो गुना 75%, 3/4। फिर का इतना परसेंट तो गुने 2/3, फिर उसका इतना परसेंट, है ना जी। किसके बराबर है? 6 3 6 7, 6 3 6 7। 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, ये 2 दूनी 4 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा? 6 3 6 7 गुने 5 दूनी जाकर 10 गुना हो जाएगा। x बराबर 6 3 6 7 और 0। और कुछ कहता है जी? कहता है इस संख्या का 40% बताइए। तो इस संख्या का 40%, 6 3 6 7 0 के 40%, तो 40% निकालेंगे तो 40/100 गुना कर दें, काट देंगे 0 से 0, तो 6 3 6 7 गुने आप 4 कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या अगला करते हैं, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। कहता है 10% वार्षिक दर पर 2 साल में 17,800 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करिए। देखिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज है 10% है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। इससे हम क्या समझेंगे? इससे हम समझेंगे कि पहला साल अगर मूलधन 10 है तो हो जाएगा 11, दूसरे साल भी अगर 10 है तो कितना हो जाएगा? 11। कुल मिला के 2 साल में 10 दहें के 100 रुपया अगर मूलधन है तो 11 121 रुपये हमारा मिश्रधन बनेगा। अब देखिए मूलधन दे रखा है कितना? 17,800, यानी जिसको हम 100 बता रहे हैं वो है 17,800। तो 100 यूनिट बराबर 17,800, तो 1 यूनिट बराबर 178, तो 121 यूनिट बराबर, तो 121 गुने 178 करिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न 58 नंबर, 56 57 आपके लिए छोड़ रहे हैं, कर लीजिएगा। साधारण ब्याज है 6,060 रुपया, तो ब्याज है
तो ब्याज बराबर मूलधन तो हमें चाहिए, तो मूलधन P गुने समय 5 साल और गुने दर 12%, तो 12/100। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको काटिएगा। है ना, जिसको आप काटे कैसे काटिएगा, देखिए 5 से काटिए, 12 पचे 60, 0 हो जाएगा 12 पचे 60। 5 से काटिएगा तो 101, तो मूलधन बराबर हो जाएगा 101 गुने 100, यानी 101 पर 2 0। यही तो है हमारा उत्तर, कोई दिक्कत है। अगला 59 देख लीजिए, प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। LCM HCF है, अब पहली संख्या दे रखा है, तो हम जानते हैं एक फार्मूला है, LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। LCM 132 है, HCF 22 है, और पहली संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? 132 से 132 कट जाएगा, तो दूसरी संख्या हमारी 22 बच गई है। प्रश्न संख्या 60 कहता है इसमें से सबसे छोटा कौन है ना जी। इसको हम भागा देंगे तो हो जाएगा 0.2, इसको भागा देंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, 5/20 था ना, हाँ, तो 0.25, इसको भागा देंगे तो हो जाएगा 0.125, इसको भागा देंगे तो हो जाएगा 0.025। कैसे भागा दिए, दिक्कत है तो पूछिएगा। सबसे छोटी हमारी कौन है, यही है, यानी सबसे छोटा संख्या हमारा ये है, सबसे छोटा। हमने आपके लिए प्रश्न संख्या 51, 56 और 57 छोड़ा है, ठीक है, जिसमें से 51 थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन 56 57 ईजी है। बोर्ड मास से 56 57 है, एक आपका साझेदारी से रह गया है, आप इसे करिएगा। देखिए हम कराने का सब करवाते हैं, टाइम टेकिंग तो होता ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपको समझना है, 0 लेवल से बढ़ना है तो आपको समय देना होगा। हम 3 क्वेश्चन इसलिए छोड़े हैं ताकि अगर कोई सिंसियर विद्यार्थी है, अगर पढ़ता है और हमें कमेंट अगर पढ़ता है तब तो उसको प्रॉब्लम होगी, और जब प्रॉब्लम होगी तो हमें पता चलेगा कि कोई तो है पढ़ने वाला, और हमें जब फील हो जाएगा कोई एक भी विद्यार्थी अगर पढ़ने वाला है तो मैं हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करवाऊंगा। बाकी मेरा आपका चैलेंज है, अगर समझ में नहीं आता है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप हमें बताइए कमेंट के माध्यम से, हम आपका सोल्यूशन करेंगे। फिर मिलते हैं सेट नंबर 4 में अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।